आज के इस लेक्चर में हम लोग रेडियोधर्मिता चैप्टर जो कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी का चैप्टर है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ा है बेटा, गामा किरण पर दोनों में से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता है? गामा रेज, हमने पढ़ा है थ्योरी में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बिस्मथ 209 निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक रेडियोधर्मी श्रृंखला का अंतिम स्थायी तत्व है? ठीक है, तो ये प्राकृतिक तो है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, ये तो कृत्रिम है। पर फिर भी जैसा क्वेश्चन उल्टा सीधा है, अपने को बोला है, तो हमने पढ़ा है कि बिस्मथ 4n+1 सीरीज है। ये एक चार्ट था रेडियोधर्मी श्रृंखला का, और उस चार्ट में हमने पढ़ा कि बिस्मथ जो है वो क्या है? 4n+2 सीरीज है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है? एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी हमने फ्यूल पढ़ा, तो फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूरेनियम। ठीक है, किसका उपयोग ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं? तो उसका जवाब है कि हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? तो हम लोग उपयोग करते हैं किसका? किसका? यूरेनियम का करते हैं। अगला है आइसोटोन। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है ये अपने को बताना है, इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में क्या रिश्ता है? तो सीधी बात है, कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। इन तीनों में इसमें से इसको घटाओगे तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 8। इसमें भी घटाओगे न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 8। इसमें भी घटाओगे न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 8। इन सभी में अगर ध्यान से देखो तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अलग अलग, एटॉमिक मास, परमाणु भार अलग अलग, कुछ भी समान नहीं है। तो समान क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए हम इनको आइसोटोन कहेंगे। अब देखो, हिंदी मीडियम वालों के साथ समस्या है, उनका हिंदी ये समतान लिख रखा है, जो कि व्यापम ही जानता है समतान क्या होता है। इसलिए हिंदी वालों को भी मैं बोलता हूँ, बेटा अंग्रेजी थोड़ा याद करो। आइसोटोन। अगला क्वेश्चन थोड़ा भयंकर लेवल का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमको उसने ये बोला है कि भैया हमारे पास एक हाथी है, हाथी इतने साल पहले जमीन में दब गया होगा, तो वो अगर दब गया होगा तो उसकी उम्र कितनी है? इस टाइप का एक क्वेश्चन है। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक पहाड़ी के नीचे मृत हाथी का कंकाल निकला, जिसका कार्बन 14/कार्बन 12 अनुपात जीवित हाथी में अनुपात का 0.573 गुना था। हाथी कितनी देर पहले नीचे दबा होगा? द स्केलेटन ऑफ ए डेड एलिफेंट एक्सकेवेटेड फ्रॉम द फ्रॉम अंडर ए हिल एंड हेड 14:20 ratio is 0.573 times then the ratio in the living elephant. How long ago did the elephant get buried under the hill? क्वेश्चन बिल्कुल तूफानी लेवल का है, पर अगर हम उसको चाहें तो हमारी बुद्धिमानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो, लेमड़ा बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग एन नॉट बाय एन, जहाँ एन नॉट इनिशियल अमाउंट था, प्रारंभिक मान, और एन अंतिम मान है। ठीक है, अब इसमें समस्या ये है कि हमारे पास लेमड़ा नहीं है। लेमड़ा क्या होता है? विघटन स्थिरांक। लेकिन हमारे पास कार्बन 14 की हाफ लाइफ है। तो आपने एक और फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, क्या? कि लेमड़ा इक्वल्स टू 0.693/t12। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ें तो लेमड़ा इक्वल्स टू 0.693/t12 की वैल्यू यहाँ दी हुई है।
5730 5730। तो अब हम यहाँ पर लेमडा के प्लेस पर वो वाली वैल्यू ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? 0.693 अपॉन 5730 इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, इनटू लॉग। क्या वैल्यू दी है भैया आपको? तो वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? दोनों का रेशो कितना दिया? मतलब ऊपर क्या ले लो, कार्बन 14, नीचे क्या ले लो, कार्बन 12। अब अपने को तो टी निकालना बेटा, तो टी को इधर ले आते हैं। टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, ये इसको इधर ले आए, 0.693, ये 5730 को ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बचा लॉग। इन दोनों का रेशो कितना दिया है? 0.573। अब अगर आप क्वेश्चन में जाकर के देखें तो इन दोनों का अनुपात दिया है, यहाँ देखो ध्यान से, 2.303 और 0.693 का अनुपात रेशो दिया है। ये रेशो कितना दिया है? 3.323, फिर इंटू 5730। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है ये माइनस में आ रही है, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है बच्चों? माइनस में। तो अगर हम चाहें तो इसको उल्टा कर दें तो प्लस में आ जाएगी। मतलब इसको ऐसा कर लो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो 12 है और ये 14 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये माइनस में आएगा, माइनस लॉग। जो लॉग जानते हैं, लॉग के बाद वाला रेसिप्रोकल कर देंगे तो लॉग का साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 14 ऊपर 12 नीचे। अब इन दोनों का रेशो क्या लिखा है? लॉग। तो माइनस लॉग, इसका रेशो क्या दिया है? 0.573। टी इज इक्वल्स टू 3.323 इंटू 5730 इंटू, ये माइनस में है और ये लॉग 0.573, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस में 0.2408। अब इसको आगे बढ़े ले जा करके, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 3.323 इंटू 5730 इंटू 0.24। अगर आप थोड़ा सा रफली चलें तो मैं इसको 1/4 कर देता हूँ। 3.323 इंटू 5730, इनको इसको मैं 1/4 ले लेता हूँ, 1/4, 0.25 1/4 होता है। 1/4 लेने पर ये कितना आएगा? इसके 4 टुकड़े, इसके 4 टुकड़े कितने आएंगे भैया? 1450 के आसपास, ठीक है। 1450 और उसमें 3 का गुणा करो तो लगभग 4800 या 5000 के अराउंड आंसर आएगा, है ना। ये रहा पहला आंसर है। तो 4585 ईयर्स। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉग अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो लॉग पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो लॉग का साइन चेंज हुआ, फिर लॉग की वैल्यू दी हुई है,
तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है हेवी लेवल का क्वेश्चन में आपका टाइम ज़्यादा खराब हो, है ना। वरना तो अपन ने देखा सिंगल लाइन क्वेश्चन है। तो आप सब लोग एक एक दो दो बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना कॉपी में, आपको इजी लगेगा, है ना। शुरू में अपन हेवी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, पर धीरे 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 अपने को अच्छा लगेगा। रेडियो धर्मी क्षय के दौरान कितने अल्फा और कितने बीटा निकल गए। तो हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल आर इमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके में कितने अल्फा निकले, कितने बीटा निकले। तो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है। तो अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो 84 से 82 हो रहा है, 18 से 4 हो रहा, मतलब 4 का डिफरेंस। इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ एक अल्फा निकल गया। अरे भाई अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है, भार 4 से कम हो जाता है। फिर यहाँ देखो भार में कोई अंतर नहीं आया, मतलब एक बीटा निकला होगा, तो 82 से 83 हो गया। फिर यहाँ देखो भार में कोई अंतर नहीं आया, मतलब यहाँ भी एक बीटा ही निकला होगा। और देखो नंबर 1 से बढ़ गया। तो कितने अल्फा निकले, एक अल्फा निकला और 2 बीटा निकले। एक अल्फा पार्टिकल निकला और 2 बीटा पार्टिकल निकले। ठीक है। उस कण को पहचानिए जब फास्फोरस 29 SI 29 के लिए रेडियोधर्मी विघटन से होकर गुजरता है। आइडेंटिफाई द पार्टिकल produced when phosphorus 29 undergo radioactive disintegration to yield silicon। मतलब वो आपको ये कह रहा है फास्फोरस 29 से बन गया SI सिलिकॉन 29। तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि एटॉमिक मास, हिंदी में कहे तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन फास्फोरस का परमाणु क्रमांक अगर आपको याद है तो वो 15 होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। बेटा घट रहा है, परमाणु क्रमांक कम हो रहा है, ये तो तभी होता है जब एक पॉजिट्रॉन का इमिशन होता, पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते पॉजिट्रॉन। मैंने थ्योरी में आपको विस्तार से पढ़ाया। ठीक है, इधर 15 है, इधर 14 और एक 15। तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन जब होगा तो परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि विकिरण के उत्सर्जन के साथ निकेल 60 उत्पन्न करने के लिए विघटित होता है। यदि कोबाल्ट 60 का विघटन स्थिरांक 0.13 है तो उसका अर्धायु काल क्या है। Cobalt 60 is a radioactive material which disintegrates to produce nickel 60. If क्या डीके कांस्टेंट इज 0.13 ईयर, देन व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ। तो लेमडा की वैल्यू उसने मेंशन करी 0.13 और आपको हाफ लाइफ मतलब टी हाफ कैलकुलेट करना है। टी हाफ क्या है, तो टी हाफ का फार्मूला होता है बेटा 0.693 बाय लेमडा। आपके सामने लेमडा है यहाँ पर दिया हुआ 0.693 बाय लेमडा कितना है 0.13 ईयर। अब इसका डेसिमल हटाएंगे, 1000 आएगा 123, इसका डेसिमल दशमलव हटाएंगे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 13 का भाग लगा के देखते हैं 5 बार, 13 5 65, बचा 4 और 3, 13 3 39 और बटे में 10 बच रहा है। तो 5.3 ईयर के आसपास अगर कोई आंसर आ रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर है 5.33, है ना। अब इंग्लिश में मिस्टेक है कि उसने ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है। 0.13 इज लेमडा, लेमडा है ये,
क्लियर लैंग्वेज में नहीं लिखा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज 0.13। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा which of the following is mechanized by workforce in the radioactivity। वर्क फोर्स इन द रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो धर्मिता में वर्क फोर्स मैकेनाइज्ड बाय वर्क फोर्सेस इन द रेडियो एक्टिविटी, तो उसका आंसर उसने दिया है, क्या दिया है, बीटा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। बीटा इमिशन में वर्क फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ठीक है, वर्क फोर्सेस अप्लाई ओवर बीटा इमिशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियो एक्टिव डीके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रेडियो एक्टिव डीके, तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए करेक्ट क्या है, करेक्ट इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है, तो ये एक तरह की स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। कौन, रेडियो एक्टिविटी कैसी है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस मतलब जिसमें रैंडमनेस रहती है। हिंदी वालों ध्यान दो, रैंडमनेस का मतलब जिधर उधर होती है, कोई फिक्स पैटर्न में रिएक्शन नहीं होती है, अविरत बोलते हैं हिंदी में, तो ये अविरत प्रक्रिया है। दूसरा, रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव डीके अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस गेन्स एनर्जी बाय रेडिएशन, नहीं, गेन्स एनर्जी नहीं होती बेटा, लॉस एनर्जी होता है यहाँ तो, इसलिए ये करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। इन रेडियो एक्टिव डीके अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लॉसेस एनर्जी बाय रेडिएशन, ये करेक्ट है। इट टेक्स प्लेस इन द स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, नहीं, ये तो अनस्टेबल में होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये किसी में भी स्टेबल न्यूक्ली नहीं है, अनस्टेबल न्यूक्ली में होता है, तो ये ए और सी, ए और सी मतलब ये वाला आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हिंदी वालों, अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ लो आपका हिंदी। रेडियोधर्मी क्षय के संबंध में सत्य है, एक प्रकार की स्टोकेस्टिक, अभी मैंने बताया अविरत प्रक्रिया है, जिसमें कोई नियम कायदा कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, ऐसी अविरत प्रक्रिया है। रेडियोधर्मी क्षय में अस्थिर परमाणु ऊर्जा प्राप्त करता है, नहीं, यह तो ऊर्जा खो देता है, इसलिए करेक्ट। स्थिर परमाणु में होता है, नहीं, अस्थायी नाभिक में होता है, तो ये भी गलत, ठीक है, ये हिंदी मीडियम के हिसाब से ठीक है। अगला है व्हाट इज द ट्रू रिलेटेड टू द न्यूक्लियर हाफ लाइफ। व्हाट इज द ट्रू रिलेटेड विद द न्यूक्लियर हाफ लाइफ। Highly radioactive substances are quickly spent. Half-life vary widely along the radioactive substances. Half-life of the various radioactive substances are in the close range to one another. तो बेटा यहाँ तो कुछ स्कोप दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो केवल यही है कि हाईली रेडियो एक्टिव है। वही मान लो रेडियम है, रेडियम 50 ग्राम रेडियम लिया, मालूम पड़ा 5 मिनट में कितना बचा, 25 ग्राम, तो 25 ग्राम तो डीके हो गया, 5 मिनट के अंदर 50 से 25 हो गया, मतलब हाईली रेडियो एक्टिव है, बहुत स्पीड से खर्च होगा, क्विकली स्पेंड, इसलिए ए वाला करेक्ट जा रहा है, ओनली ए इसका करेक्ट आंसर है। ये बोला हाफ लाइफ वेराई वाइडली अमंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अब इसको पूरी तरह से अपन करेक्ट नहीं बोल सकते, हाफ लाइफ ऑफ द वेरियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर इन द क्लोज रेंज, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। वाइड रेंज में होगा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर अपन कार्बन 14 का हाफ लाइफ देखें तो 5730 ईयर है, अब ये तो रेंज हो गई बहुत ज़्यादा,
और वहीं मैं आपको एक एग्जांपल में रेडियम की हाफ लाइफ कितनी बता रहा हूँ, 5 मिनट। तो कहाँ 5 मिनट और कहाँ 5 ईयर। तो वाइड रेंज भी हो सकती है और नैरो रेंज भी हो सकती है, इसलिए हम ए को करेक्ट मान रहे हैं। हिंदी वालों, परमाणु की अर्ध आयु से संबंधित कथ्य अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ जल्दी व्यय हो जाते हैं। व्यय मतलब खर्च हो जाते हैं। तो सीधी बात है कि कम अर्धायु काल है तो फटाफट खत्म हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच अर्ध आयु व्यापक रूप से भिन्न होती है, बड़े पैमाने पर भिन्न होती, जरूरी नहीं है। नजदीकी अर्धायु भी हो सकती है कि एक की अर्धायु काल 60 दिन है तो एक की 62 दिन है, जरूरी नहीं है। आगे 12वां प्रश्न, 12 नंबर, किस प्रकार के क्षय को पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के रूप में माना जाने वाला उत्सर्जन की विशेषता है। Which type of decay is characterized by emission known as positron emission? तो पॉजिट्रॉन इमिशन किसके क्षय को कहते हैं। तो बेटा किसके जैसा है, तो बीटा क्षय जो है वो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन जैसा है। जैसा बीटा उत्सर्जन होता है वैसा ही पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है, क्योंकि हम बीटा किसको बोलते हैं और पॉजिट्रॉन किसको बोलते हैं, बस इतना सा अंतर है। ये है बीटा और ये है पॉजिट्रॉन, केवल जरा सा अंतर है। क्या अंतर है, प्लस का और माइनस का। उल्टा क्वेश्चन आ जाए, पॉजिट्रॉन इमिशन किसके जैसा है, बीटा इमिशन जैसा। बीटा इमिशन किसके जैसा है, पॉजिट्रॉन इमिशन जैसा। तो बीटा उत्सर्जन किसके जैसा, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन जैसा है। हाँ भाई, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु पर निर्भरता। हेलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु की निर्भरता, अंग्रेजी में डिपेंडेंसी ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु की निर्भरता अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है ये हमको पूछा गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। कैसे करती है, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर। यहाँ के नहीं है, लेमड़ा होगा आपके पास, लेमड़ा। तो अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर निर्भर करता है। ये जो आपको डी आंसर दिया ना, अभिकारक की सांद्रता, इस पर तो निर्भर करता ही नहीं है। तो आप लोग सुधार कर लें पी वाई क्यू में, ए इज करेक्ट आंसर। अभिक्रिया के दर स्थिरांक, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रहा रेट कांस्टेंट की लेमड़ा। ठीक है, तो टी हाफ लेमड़ा पर डिपेंड करता है, और डिटेल में कहूँ तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। ठीक है, ये ज्यादा सही जवाब है। रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आए तो रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो ये आपने देखा अलग अलग क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के हमको आते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी का पी-वाई-क्यू सॉल्व किया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आपको रिकॉर्ड करके देंगे, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल के क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में आते हैं।